विवाह की धूमधाम के बाद वधू का गृह प्रवेश भी संपन्न हो गया। थकी हुई दुल्हन सरोज को उसकी सास और रिश्ते की जेठानी लेकर कोहबर में चली गईं। रस्मों को निभाते निभाते ही रात गिर आई। उस रात सरोज अपनी सास के साथ उनके कमरे में ही सोई। दूसरे दिन देव पूजन होना था और रात में रिसेप्शन, यानी फिर सारे दिन की व्यस्तता जो आधी रात के बाद तक चलनी थी। थकी मांदी सास बिस्तर पर पड़ते ही सो गईं, किंतु सरोज के नेत्र निद्रा शून्य थे। से उसका पोर पोर टूट रहा था, किंतु नींद तो जैसे नाता ही तोड़ बैठी थी। कभी उसकी आंखों के सामने पिता के घर की स्मृतियां डोलने लगती, तो कभी सखियों की चुगलबाजी परेशान करती, पर उसे कुछ भी सुहा नहीं रहा था। रवि एक स्थानीय कॉलेज में लेक्चरर था। यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष जब स्वयं अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर उनके घर आए थे, तब बड़ा अटपटा सा लगा था अस्थाना साहब को। उनके 2 पुत्रों में रवि बड़ा था, दूसरा सूर्य अभी अध्ययनरत ही था। रवि की सर्विस लग जाने से उसके वृद्ध पिता को बड़ी राहत मिली थी। एक साधारण क्लर्क होते हुए उन्होंने अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलवाई थी। इच्छानुसार अध्ययन करके रवि लेक्चरर बन गया तो वे संतुष्ट हो गए। वे सोचने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए तो घर में बहू आ जाए। 1 वर्ष पूर्व भी उसने सर्विस ज्वाइन की थी। कुछ रिश्ते आने भी प्रारंभ हो गए थे। इसी बीच सरोज का रिश्ता आया तो सबने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। रवि के परिवार को उसका सादा शिष्ट व्यवहार बहुत भाया था। खुलते रंग तथा तीखे नान नक्श वाली सरोज सबको पसंद आ गई, तो रवि को भी अच्छा लगा। वह स्त्री के सौंदर्य की अपेक्षा गुणों को ही प्रधानता देता था, अतः सहज ही स्वीकार कर लिया। जी भरकर दान दहेज दिया था सरोज के पिता ने। रवि के घरवाले बार बार उन्हें मना करते रहे। उसके पिता ने तो कह ही दिया था कि सिन्हा साहब हमें केवल पुत्री देकर अनुग्रहित करें, दान दहेज की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी सर्विस में हूँ ही, रवि भी लेक्चरर बन गया है। हमारे पास ईश्वर का दिया जो भी है उसी में हम संतुष्ट हैं। आप बस अब कुछ ना कहिए अस्थाना साहब, यह तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं। आपकी इसी शालीनता और सादगी ने तो हमें आपसे रिश्ता बनाने के लिए विवश कर दिया। हमें सरोज के लिए ऐसा ही सहृदय परिवार चाहिए था। आज ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है तो हमें देने से मत रोकिए। हम जो भी दे रहे हैं अपनी बेटी और दामाद जी को स्वेच्छा से उपहार स्वरूप दे रहे हैं। हमें इस आनंद से वंचित मत कीजिए। कहते कहते सिन्हा साहब ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखें छलकने लगी थीं। उसके बाद रवि के पिता मौन रह गए, क्या कहते वे, और सरोज विवाह होकर घर आ गई। रवि बार बार आग्रह करता रहा कि उसे बहुत तामझाम पसंद नहीं है, सादे ढंग से ही विवाह संपन्न किया जाए, परंतु सिन्हा साहब कहाँ मानने वाले थे। उनकी तो एक ही बेटी थी, सो दिल के सारे अरमान उसके विवाह में ही पूरे कर लिए। रवि के मित्रों ने छेड़ा, रवि यार तेरी तो लॉटरी खुल गई, बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। रवि को उनकी ये छेड़ अच्छी नहीं लगी। कोई लॉटरी वाटरी नहीं खुली है, समझे तुम लोग। ससुर जी ने जो भी दिया है अपनी बेटी को दिया है, उसे वही उपयोग में लाएगी। हम अपनी दाल रोटी में ही प्रसन्न हैं। और भाभी जी, उन्हें भी हमारे साथ हमारी तरह ही रहना होगा। उनके मायके की धौंस नहीं चलने वाली हम पर। रवि की इस तीखी टिप्पणी के बाद सबके मुख पर जैसे ताला लग गया। दूसरे दिन देव दर्शन तथा रात्रि का रिसेप्शन भी भली भांति संपन्न हो गया। तीसरे दिन अधिकांश रिश्तेदार अपने घरों को लौट गए और फिर आई वह चिर प्रतीक्षित मृदुयामिनी, जिसकी प्रतीक्षा प्रत्येक नव दंपति किया करते हैं। बाद में वही तो होती है उनके दाम्पत्य जीवन को सरस करने वाली मधुर स्मृति का उपदान। कमरा बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। पूरा कक्ष बेला और गुलाब के फूलों की सुगंध से महक रहा था। पलंग पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियों के बीच बैठी नवोड़ा स्वयं में ही समा जाने के लिए आतुर थी। छोटा सा झीना सा आवरण श्यामल स्वरूप को सहस्त्र गुना कर रहा था। घुटनों पर हाथ रखे वह झुकी झुकी दृष्टि से न जाने उनमें क्या तलाश रही थी। अजब हुआ पोस ही मची थी हृदय में, रह रहकर उसका बदन सिहर उठता था। उसी समय रवि ने कक्ष में प्रवेश किया। वधू की ओर एक मंद स्मृति डालकर द्वार बंद कर दिया और पलंग पर झुकी बेला की लड़ियों को हाथ से एक ओर को हटाकर
सरोज के निकट ही आ बैठा। सरोज, उसने धीमे स्वर में पुकारा। जी। सरोज का स्वर अत्यंत मंद था। कैसी अजीब बात है ना, दो अनजाने अपरिचित युवाओं को एकत्र करके एक नए जीवन का आरंभ करने की अपेक्षा की जाने लगती है। और विधाता का किया संयोग भी तो देखो ना, तुम सरोज और मैं रवि। रवि के आने पर ही तो सरोज विकसित होता है, और तुम हो कि रवि के निकट आने पर स्वयं में सिमटती जा रही हो। ऐसा होता है कहीं? रवि ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। मैं तो तुम्हारा ही हूँ अब सरोज, तुम्हारा पति। मुझसे अब कैसा पर्दा? उसने बढ़कर सरोज के मुख पर से घूंघट उठा दिया। ये क्या, तुम रो रही हो? वह चौंक उठा। सरोज का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। क्या बात है, कोई कष्ट है? उसने फिर पूछा। सरोज मौन रही। मैं पसंद नहीं हूँ तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, सरोज ने इनकार में सिर हिलाया। मायके की याद आ रही है? नहीं, सरोज ने फिर सिर हिला दिया। तो और क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? रवि ने पूछा। सरोज ने मौन रहते हुए सिर झुका लिया। क्या बात है सरोज, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा विवाह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किया गया हो? कहीं तुम? सरोज घुटने में सिर देकर फूट फूट कर रो पड़ी। रवि ने खींचकर उसे सीने से लगा लिया। उसके होठों पर हाथ रखते हुए वह बोला, चुप चुप, तुम्हारे रोने की आवाज़ बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अभी भी थोड़े नाते रिश्ते के लोग ठहरे हुए हैं, उनका क्या? सरोज ने निशब्द होकर अपने बहते आंसुओं को पोंछ लिया और थोड़ा सा दूर खिसक कर बैठ गई। देखो, रोना किसी समस्या का हल नहीं होता। अभी हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। फिर भी तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। जो भी समस्या है, जो भी कष्ट है, उसे मुझे बताओ। मैं जो भी बन पड़ेगा वह करूँगा तुम्हारे लिए। तुम्हारी हर समस्या का सही हल तलाश करने की कोशिश करूँगा। ओके? सरोज ने सहमति में सिर हिलाया। तो वह अपने आंसू पोंछ लो और यह घूंघट भी हटा दो। हम अभी मात्र मित्र हैं। मेरा विश्वास करो, बिना तुम्हारी इच्छा और सहमति के मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूँगा। सरोज सिसक उठी। मुझ पर विश्वास करो, जो भी है तुम्हारे मन में सब कुछ कह डालो। मैं शुभाकांक्षी हितैषी हूँ तुम्हारा। प्लीज़। कुछ देर सरोज को प्रकस्त होने में लगे। तुम ये तामझाम गहने वगैरह उतार दो, मुँह हाथ धोकर नाइटी पहन लो, फिर सहज होकर बैठो यहाँ, तभी बात करेंगे। रवि ने उसे उसके व्याकुलता भरे मुख पर दृष्टि डालते हुए कहा। सरोज उठ गई, जैसे उसे इसी बात की प्रतीक्षा हो। अलमारी से नाइटी निकालकर वह बाथरूम में चली गई। सारे भारी भरकम जेवर उतार कर उसने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। मुंह धोकर मेकअप से मुक्ति पाई। नाइटी पहनी और जूड़ा खोलकर जब वह वापस आई तो उसके सीधे साधे शालीन रूप को देखकर पल भर के लिए रवि ठगा सा रह गया। आप? उसकी दृष्टि से असहज होती सरोज से भरकस स्वर को मृदुल और कामना रहित बनाते हुए वह बोला, कितना हल्का अनुभव हो रहा है ना? आओ बैठो अब, या ठहरो, उधर पानी रखा है, तुम भी पी लो, और मुझे भी तो एक गिलास पानी दो। पानी पीकर दोनों प्रकृष्ट हो गए। तब पलंग पर बैठे रवि के पैरों की ओर कुछ दूरी बनाकर सरोज बैठ गई। अब ठीक हो ना? जी। देखो, कोई परेशानी हो या आराम करना चाहो तो आराम कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब तुम्हारा मन हल्का हो, कहना चाहो, तभी अपनी कष्ट कथा कहना। तुम यहाँ आराम करो, मैं उधर सोफ़ा कम बेड पर सो जाऊँगा। रवि ने कहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरे भविष्य का निर्धारण आज रात ही हो जाना चाहिए। मैं घुट रही हूँ अंदर ही अंदर। इस स्थिति से तभी छुटकारा मिल पाएगा जब मैं सब कुछ कह दूँगी, जब आप मेरी नियति का निर्धारण करेंगे। जब कहते कहते सरोज का कंठ रुंध गया। आंसू भरी आंखें उठाकर उसने रवि की ओर देखा। कितनी करुणा, कितनी पीड़ा थी उनमें। रवि का हृदय लरज उठा। मैं विधाता नहीं हूँ सरोज, नियति का निर्धारण तो विधाता को ही करने दो। मैं एक क्षुब्ध मानव भर हूँ, माया, मोह और कामनाओं से लिपटा हुआ। तुम अपनी बात कहो, मैं मित्र बनकर मुझसे जो भी बन सकेगा करूँगा। रवि बोला। सरोज को उलझन में पड़ी देखकर उसने कहा, क्या सोचने लगी? यही कि अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ? वह बोली, शुरू से ही कहो सब कुछ। वैसे
क्या नाम है उसका? किसका? सरोज ने चौंक कर पूछा। जो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बन गया है, तुम्हारा प्रेमी। रवि धीरे से मुस्कुराया। आपको कैसे मालूम? यह तो तुम्हारे मुंह पर ही लिखा है कि तुम किसी के लिए परेशान हो। शेष कल्पना से समझ लिया। ओह, तो बताओ। दिनकर। दिनकर नाम है उसका, वह बोली। फिर? वह 2 वर्ष पहले गांव से शहर पढ़ने आया था। हमारे पड़ोस में ही उसने एक कमरा किराए पर ले रखा था। मुझसे 1 वर्ष सीनियर था वह। सीधा साधा ग्रामीण परिवेश में पला भला सा युवक। पहली बार मैंने उसे कॉलेज में ही देखा था। हमारा विषय एक ही था, अर्थशास्त्र। उस दिन उसकी बुक कहीं खो गई थी। बहुत परेशान था। मुझसे बड़े संकोच से उसने किताब मांगी थी। फिर दूसरे दिन लौटाने भी आ गया था वह। मैंने उससे कह दिया कि वह जब तक चाहें तब तक पुस्तक अपने पास रख ले। मैं ज़रूरत पड़ी तो दूसरी ले लूँगी। फिर किसी न किसी बहाने हम मिलने लगे। परिचय धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगा। अच्छी मित्रता हो गई हमारे बीच। मित्रता? रवि ने पूछा। हाँ, शुद्ध मित्रता ही थी। वह सीधा साधा युवक केवल काम भर की ही बातें करता था, वह भी कॉलेज में। कभी कभी लाइब्रेरी में भी हम साथ बैठकर पढ़ा करते। बहुत ब्रिलियंट था वह। मेरी छोटी मोटी प्रॉब्लम सहज ही सॉल्व कर दिया करता। पढ़ाई में भी मदद कर दिया करता था। कहकर वह चुप हो गई। संभवतः विगत स्मृतियों में उसका मन डूब रहा था। मित्रता में तो कोई बुराई नहीं, रवि ने कहा। हाँ, मित्रता में तो कोई बुराई नहीं होती, लेकिन जहाँ समाज जो है ना, ये कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। लोग कहाँ समझ पाते हैं कि एक लड़की किसी लड़के से सहज मित्रता कर सकती है। बकौल उसके आग और फूंस का साथ होने पर आग तो भड़केगी ही। हमारी मित्रता भी खलने लगी लोगों की नज़रों में। एक दिन कैंटीन में मुझे दिनकर मिल गया। वह कभी कैंटीन में नहीं आता था, इसलिए उसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे देखकर वह कुछ संकुचित सा हो गया। उसके बेंच पर ही मैं भी पहुंच गई। उस समय संयोग से मैं अकेली ही थी। आप आइए। आ तो गई हूँ दिनकर जी। आप और यहाँ? बड़ा विचित्र सा लग रहा है आपको यहाँ देखकर, मैंने कहा। हाँ, मुझे कैंटीन का खाना नाश्ता पसंद नहीं आता है, इसलिए इधर नहीं आता, वह बोला। तो आज इधर कैसे? मैंने पूछ लिया। आज मिट्टी का तेल खत्म हो गया था। स्टोव में तो कुछ बनाना संभव नहीं था, इसलिए मजबूरन यहाँ आना पड़ा। दिनकर ने सफाई सी दी। तो केवल चाय ही क्यों? रुकिए, मैं खाने के लिए कुछ मंगवाती हूँ, मैंने कहा तो वह बोल पड़ा। नहीं नहीं, रहने दीजिए आप। अरे, मैं भी तो खाऊंगी। सुबह जल्दी जल्दी में नाश्ता नहीं कर पाई थी, भूख लग रही है, कहकर मैंने संकेत से बेरे को बुलाकर 2 आमलेट, ब्रेड और चाय का ऑर्डर दिया। आप? वह हिचकिचाया। तकल्लुफ़ मत कीजिए, एंजॉय करना सीखिए लाइफ को। गांव से यहाँ आए हैं तो शहर का आनंद भी लीजिए। पढ़ाई का कीड़ा बनकर मत रहिए, मैंने सहज होकर कहा। वह हंसकर रह गया। नाश्ता करके हम लाइब्रेरी में चले गए। मुझे 2-1 किताबें लेनी थी और उसे भी। उस दिन पिताजी के किसी परिचित ने हमें साथ देखकर पिताजी को बता दिया था। फिर घर में वह तूफान उठा कि पूछिए मत। पिताजी ने मेरी अच्छे से क्लास ली। वह कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। डांट फटकार के बाद हुआ सख्त आदेश, आज के बाद तुम दिनकर से नहीं मिलोगी। लेकिन क्यों पिताजी? वह भला लड़का है, कभी कदार मेरी पढ़ाई में मदद भी कर देता है। और चाय नाश्ता भी? नहीं, वह तो कल अचानक ही। दिनकर को कैंटीन में खाना पीना पसंद नहीं है। बहुत कुछ जानती हो उसकी पसंद नापसंद के बारे में। मुझे कोई सफाई नहीं सुनना है। बस एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो नहीं मिलोगी, कहकर विरोध में भी बड़बड़ाते हुए घर से निकल गए। और माँ, उन्होंने नहीं कुछ कहा? रवि ने टोकते हुए पूछा। नहीं, वह तो वही करती जो पिताजी कहते। घर में पिताजी का ही आदेश चलता है, सरोज बोली। फिर क्या? मैं बहुत सोचने पर भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरी गलती क्या है। क्यों ना मिलूं मैं दिनकर से? आप तो जानते ही हैं कि हमें जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है, हम उसे उतनी ही शिद्दत से पाने का प्रयत्न करने लगते हैं। समाज की ये अंतर्गत
निराधार वर्जनाएं तो विद्रोह को ही जन्म देती हैं। युवावस्था में विवेक पीछे छूट जाता है और विरोध की भावना बढ़ जाती है। यदि कोई गलती होती या दिनकर में कोई दोष होता, कमी होती, उसने कोई अभद्रता की होती तो मैं सहज ही उससे दूरी बना लेती, किंतु उस निराधार वर्जना ने मुझ में विद्रोह की भावना उत्पन्न कर दी। वैसे भी उस सीधे से सरल युवक से मित्रता हानिकारक नहीं हो सकती, यह मुझे भली भांति पता था। पता नहीं माता पिता बच्चों को कभी समझदार क्यों नहीं समझ पाते। कहते कहते सरोज फिर चुप हो गई। थक गई हो, शरीर से भी और मन से भी, आराम करो। 1:30 बज गए हैं, रात आधी से अधिक बीत चुकी है, सो जाओ, अब कल बातें करेंगे, रवि ने जमाई लेते हुए कहा। आप चिंता मत करो, मैं उधर सोफे पर सो जाता हूँ। मैंने तुम्हें मित्र कहा है तो मित्रता का निर्वाह भी करूँगा। ओके, गुड नाइट। रवि ने तकिया और चादर उठा ली, सोफा कम बेड को ठीक किया और लाइट ऑफ करके सो गया। उसके मन में विचारों का तूफान उठा हुआ था। तटस्थ होना चाह कर भी वह स्वयं को सरोज से असंपर्क नहीं रख पा रहा था। इसी ऊहापोह में न जाने कब नींद ने उसे अपने आगोश में समेट लिया। दूसरी रात। दिन भर घर के कामों में सास का सहयोग करते हुए सरोज ने स्वयं को व्यस्त रखा था। ननद की ठिठोलियों ने उसे सहज होने में सहयोग दिया और रवि के निश्चल सरल स्वभाव ने आश्वस्त भी कर दिया। रात 10 बजे जब वह अपने कमरे में पहुंची तब रवि कुछ लिख रहा था। सरोज को देखते ही उसने अपनी डायरी बंद कर दी और सरोज की ओर उन्मुख हो गया। आओ सरोज। सरोज ने हाथ में लिया हुआ दूध का गिलास मेज पर रख दिया। माँ जी ने बताया कि आपको रोज़ रात में दूध पीने की आदत है। लीजिए, मिश्री और बादाम डाल दिया है। यह भी माँ ने बता दिया। जी, ओके, लाओ। रवि ने दूध का गिलास उठाकर एक घूंट भरते हुए कहा। तुम भी लो। अरे, तुम अपने लिए दूध नहीं लाई? नहीं, मुझे दूध हजम नहीं होता। ओह, सरोज पलंग पर बैठ गई। रवि ने दूध का गिलास खाली करके मेज पर रख दिया और निकट आकर बैठ गया। अब बताओ, कल तो बात अधूरी ही रह गई थी। जी। सरोज ने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखकर आंखें बंद कर लीं। वह फिर विगत की स्मृतियों में डूब गई। मैंने दिनकर को अवॉइड करना शुरू कर दिया, लेकिन तब मुझे हर घड़ी हर पल उसका ही ख्याल सताने लगा। उस दिन उसे देखकर जब मैं दूसरी ओर जाने लगी तो उसकी आंखों में विचित्र सी वेदना देखकर ठिठक गई। उसने एक बार भरपूर दृष्टि से मुझे देखा और फिर आगे बढ़ गया। मेरे मन को ठेस लगी। उस समय समझ ही नहीं पा रही थी कि क्यों हो रहा है ऐसा। मैं स्वयं उससे दूर जाने का प्रयत्न कर रही थी तो मुझे उसका इस प्रकार मुझसे बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाना बुरा क्यों लगा। विचित्र होता है यह मन भी। जिससे दूर जाना चाहता है उसी की ओर खिंचता चला जाता है। अनमनी सी होकर मैं घर लौट आई। उसके बाद 5-6 दिन दिनकर कॉलेज में दिखाई नहीं दिया। कई दिन बाद एक दिन पिताजी अपने किसी काम से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने मुझे और माँ को भी साथ में चलने के लिए कह दिया। चलो, तुम लोग भी घूम फिर लेना, रात तक लौट आएंगे। उन्होंने कहा तो हम तैयार हो गए। मुझे लगा कि शायद इस प्रकार कुछ नया सा लगेगा, मन बहल जाएगा, कुछ क्षण ही सही दिनकर को भुला सकूंगी। लेकिन कितनी गलत थी मैं। हमारी कार शहर की सीमा से बाहर निकली तो मुझे लगा कि हम किसी दूसरे शहर जा रहे हैं। पिताजी ने हमें कुछ बताया जो नहीं था गंतव्य के विषय में। 3 घंटे की यात्रा के बाद एक गांव के पास कार रुक गई। यहाँ कहाँ आ गए हम लोग? माँ ने पूछा। अरे चलिए, तो कभी कभी गांव ज्वार का मज़ा भी लेना चाहिए, आइए, कहकर पिताजी ने कार गांव के ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते पर मुड़वा दी। धक्के खाती हुई कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लगभग 20 मिनट बाद कार चौपाल के सामने रुकी तो पिताजी के संकेत पर हम सभी कार से बाहर निकल आए। कार देखकर गांव की कई जोड़ी उत्सुक निगाहें हमारी ओर घूम गईं। पिताजी ने एक व्यक्ति को बुलाकर कुछ पूछा और हम एक ओर बढ़े। उसी समय एक लड़का गांव की ओर दौड़ गया। थोड़ा आगे जाने पर हमने उस लड़के को किसी के साथ आते हुए देखा। अरे, वह तो दिनकर था। दिनकर और वहाँ मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी।
एक छिपी दृष्टि मुझ पर डालकर उसने पिताजी को प्रणाम किया। आइए सर, इधर कैसे भूल पड़े? उसने आदर सहित पूछा। इधर किसी काम से आया हूँ। तुम क्या यहीं रहते हो? जी। हमें अपना घर नहीं दिखाओगे? जी, क्यों नहीं, आइए। संकोच से दिनकर ने कहा। हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। गांव के मध्य भाग में था उसका घर। कच्ची मिट्टी से बनी दीवारें और खपरेल वाली छत। बाहर बड़ा सा अहाता था और फिर एक लंबा बरामदा। अहाते में एक और गाय का खूंटा और नांद गड़ी थी। गाय भी हैं तुम्हारे पास? पिताजी ने पूछा। हाँ, पहले 2 थीं, एक बिक गई, अब एक ही है। यहाँ गांव में दूध के लिए गाय पालनी जरूरी है। दूध नहीं बेचा जाता यहाँ, दिनकर ने बताया। उसने हमें लिपे पुते बरामदे में एक और बिछे तख्त पर बैठाया और स्वयं अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक चारपाई लाकर बिछा दी। उसके थोड़ी देर बाद एक बड़े कटोरे में तिल और सौंठ वाला गुड़ तथा बड़े से कांसे के लोटे में पानी रख गई। गिलासों में पानी उड़ेलकर दिनकर ने तख्त पर ही एक और रख दिया। गांव में शहर जैसी सुविधाएं नहीं होती सर। लीजिए, पानी पीजिए, रास्ते की थकान उतर जाएगी। मैं माँ से आप लोगों के भोजन के लिए बोल देता हूँ, वह विनम्र होकर कह रहा था। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अभी ही लौटना भी है। माँ ने हाथ बढ़ाकर गुड़ का टुकड़ा उठाया तो मैंने भी एक टुकड़ा खा लिया। अद्भुत स्वाद था उसका। पिताजी ने एक बार माँ की ओर आंखें तरेर कर देखा, लेकिन उन्होंने अनदेखा करते हुए गुड़ खा लिया और फिर ठंडा सुराही का पानी पीकर जैसे आत्मा तृप्त हो गई। फ्रिज के पानी से प्यास नहीं बुझती, न ऐसी तृप्ति का ही अनुभव होता है। कुछ देर पिताजी उससे उसकी पढ़ाई आदि के विषय में बात करते रहे, फिर अचानक ही कहने लगे। अरे, हमें अपना घर नहीं दिखाओगे दिनकर? हमारा गांव से कोई संपर्क नहीं है, कभी सरोज ने गांव नहीं देखा है, हमें अपना घर दिखा दो तो। अवश्य सर, आइए, दिनकर ने उत्साहित होकर कहा। हम सबको उसने अपना घर दिखाया। अंदर 4 बड़े कमरे थे और बीच में बड़ा सा आंगन। एक और उखल गड़ा हुआ था। आंगन के बाद बरामदा और उसके बाद कमरे बने थे। अंदर के बरामदे में एक और जोता और चक्की भी गड़े हुए थे। कमरों में सभी सामान व्यवस्थित थे। कमरों की दीवारों पर चूना पुता हुआ था और उन पर गेरू से चित्रकारी की गई थी। एक कमरे में भंडार गृह बना हुआ था। रसोई घर में 2 मुंह वाले चूल्हे पर कुछ चढ़ा हुआ था। मिट्टी की सौंधी सी महक सब ओर फैली हुई थी। दिनकर का छोटा भाई मधुकर और बहन माधुरी माँ के पास बैठे थे। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं दिनकर? पिताजी ने पूछा। दिनकर ने बताया, वह खेत पर गए हैं। पूरा घर साफ सुथरा था। यद्यपि कोई भी वस्तु बहुत मूल्यवान नहीं थी। वहाँ शहर की तामझाम नहीं थी। बिजली थी, लेकिन उसके आने जाने का समय निर्धारित था। इतने खुले हवादार और रोशनी से भरे हुए घर में बिजली रहे या ना रहे, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता इन लोगों को। शहर में लाइट ना आए तो फ्रिज बंद हो जाता है, सामान सड़ने लगता है, मिक्सी नहीं चल पाती तो रसोई बनाना मुश्किल लगने लगता है। माइक्रोवेव ना हो तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मिक्सी तो होनी ही चाहिए। सिलबट्टे तो शहर में देखने के लिए भी नहीं मिलते। दिनकर के बहुत आग्रह करने पर भी पिताजी भोजन के लिए नहीं रुके। हालांकि हम सबको भूख लग आई थी। हमें लौटने के लिए तत्पर देखकर दिनकर ने लहसुन जीरे की छौंक लगाकर बनाई गई हरी मटर और थोड़े से चुरमुरे गुड़ सहित बांधकर कार में रखवा दिए। एक छोटी सी हांडी लेकर तभी पीछे से दौड़ता हुआ मधुकर आ गया। हांडी माँ की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, माँ ने सिरका दिया है आपके लिए। शहर में ये सब कहाँ मिलता है, लीजिए। पिताजी ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन माँ ने हाथ बढ़ाकर मटकी थाम ली। अपनी माँ को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कहना बेटा। तभी ड्राइवर ने पिताजी का संकेत पाकर कार बढ़ा दी। देर तक तीनों भाई बहन कार की ओर हाथ हिलाते रहे। कार को वापस शहर की ओर लौटते हुए देखकर माँ ने कहा, आपको तो कहीं और भी जाना था, जाएंगे नहीं क्या? नहीं, बहुत देर हो जाएगी, चलो घर ही चलते हैं, वहाँ फिर किसी दिन चलेंगे। उनका कंठ स्वर बहुत रूखा था। माँ ने फिर कुछ नहीं पूछा। मैं तो पूरे समय अपने ओर सिले हुए ही बैठी रही।
जी के वहाँ जाने का गंतव्य तो उसी दिन पहुँचने के बाद स्पष्ट हो गया। मटर, चना और गुड़ की पोटली उन्होंने ड्राइवर को दे दी। छिलका माँ ने उनके कहने पर भी नहीं दिया। कौन खाएगा इसे? पिताजी गरजे। आप मत खाइएगा, हमें चाहिए। शहर में इतना अच्छा छिलका मिलता कहाँ है? माँ ने दबे स्वर में कहा और छिलके की हंडिया उठाए घर में चली गईं। घर पर खाना नहीं बना था तो होटल से ऑर्डर करके मंगा लिया गया। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर के कमरे से पिताजी का तेज स्वर सुनाई दिया। ये दिनकर क्या हमारे समाज का है? धुर देहाती गंवार ऐसे लड़के के साथ तुम्हारी लड़की, दोस्ती ही तो है दोनों में, साथ पढ़ते हैं तो दोस्ती। माय फुट, लड़के और लड़की की दोस्ती। तुमने भी की है ऐसी दोस्ती? दोस्ती करनी हो तो अपनी बराबरी वालों से करनी चाहिए। ऐसे लोगों से तो कदम कदम पर शर्मिंदा होना उनके साथ। और भी वे न जाने क्या क्या कहते रहे थे। मैं उस दिन ये भली भांति समझ गई कि पिताजी हमें जानबूझकर दिनकर के गांव लेकर गए थे। वे हमें उसकी वास्तविक स्थिति बताकर उसकी अहता सिद्ध करना चाहते थे, जिससे मेरे मन में उसके प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाए। पता नहीं वे क्या समझ रहे थे। सहज स्वाभाविक मैत्री को लेकर न जाने कैसी कैसी आशंकाएं पाल रखी थी उनके कुंठित मन ने। यही भूल गए थे वे कि माइनस माइनस मिलकर हमेशा प्लस ही होता है। मन तो सदैव वर्जित की ही कामना करता है। पिताजी के व्यवहार ने मुझे और भी हठीला बना दिया था। बार बार दिनकर का वह ग्रामीण घर, परिवेश और स्वाभाविक आत्मीयता मन को झकझोर देने लगी थी। कितने सहज स्नेह से उसकी माँ ने हरी मटर तैयार की होगी, कितने प्यार से गुड़ और चुरमुरे की गठरी बांधी होगी। और पिताजी, कितना कठोर हृदय है उनका। शहर में रहते रहते हृदय की कोमल भावनाओं की अंत्येष्टि कर बैठे थे। जैसे ड्राइवर उन्हें पाकर कितना प्रसन्न हो गया था और माँ कितनी उदास। बहुत घृणा है पिताजी को गांव से। माँ का पितृगृह भी तो गांव में ही है, किंतु याद नहीं आता कि कभी माँ के साथ उन्होंने हमें भेजा हो या स्वयं गए हों। जब भी जी चाहता माँ अकेले ही ड्राइवर के साथ चली जाती और सबसे मिलकर एक दो दिन में ही लौट आती। क्या उनके माता पिता का मन नहीं तड़पता होगा हमें देखने के लिए, हमसे मिलने के लिए? माँ के हृदय पर क्या बीतती होगी पिताजी के इस व्यवहार से। मैंने देखा था कैसे हुलस उठी थी वह दिनकर के घर में जाकर। और अब याद आ रहा है मुझे, एक बार माँ हमें अपने पियर की बातें बता रही थी। खेत में लहलहाती फसलें, सरसों के पीले पीले फूलों से भरे मुग्ध कर देने वाले खेत, बागों में आम के पेड़ों पर लदे आम और अमराई में पड़े झूले। तभी अचानक आ गए थे पिताजी। पिताजी जोर से बोले थे, क्या बता रही हो इन्हें? कौन सा वैभव रहा है तुम्हारे गांव में जिसका इतना रस लेकर बखान कर रही हो? क्या रखा है वहाँ? चूल्हे के धुएं से काली पड़ती पतीलियों में पकता दाल चावल, चूल्हे के अंगारों पर सिकी रोटियाँ, फूल की थाली में परोसा खाना और कटोरी भर के घी। वो भी खाना है कोई? वो साले के गोबर की बात सारे घर में भरी हुई और गोबर से लीपा हुआ फर्श। छी! माँ की आंखें छलक उठी थी और हम दोनों भाई बहन सहम कर रह गए थे। उस दिन कॉलेज से लौटकर माँ को बड़े प्यार से सिरके की हंडिया पर हाथ फेरते देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने बढ़कर उसका ढक्कन खोल दिया। सिरके की तीखी महक पूरे घर के साथ साथ मेरी सांसों में घुलती हुई अंतरात्मा तक फैल गई। आंखें बंद करके मैंने गहरी सांस ली। माँ, क्या करोगी इसका? मैंने पूछा। इसमें अभी काम वाली से कहकर लहसुन की कलियां मंगवा लूँगी, उसे और लाल मिर्च डाल दूँगी इसमें। जब बाज़ार में गुठली वाले जालीदार कच्चे आम आ जाएंगे तो उन्हें मंगाकर छोटे छोटे टुकड़े काट कर इसमें डाल दूँगी। बहुत अच्छा अचार बनेगा। सच माँ? हाँ बेटी, बहुत दिन हो गए इसकी महक को सूंघे महसूस किए। माँ जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गई थी। उनके साथ ही साथ मेरा हृदय भी दिनकर और उसके घर परिवार की ओर कुछ और झुक गया। पिताजी हमें दिनकर के गांव ना ले गए होते तो शायद मैं उनकी बात मानकर केवल उनकी खुशी के लिए ही दिनकर को भुला देती, परंतु उस दिन के बाद तो और भी अधिक निकट होता जा रहा था। जैसे एक सप्ताह बाद
वह वापस आ गया था। गांव से कॉलेज जाने लगा और परीक्षाएं भी निकट आ गई थीं। हम फिर मिलने लगे अपनी अपनी समस्याओं भावनाओं के साथ। हाँ, हम इसका ध्यान जरूर रखते थे कि हमारे इस मिलने को कोई परिचित न जान सके। कभी कभी लाइब्रेरी में हम मिलते तो दिनकर किसी किताब पर मिलने की जगह और समय लिखकर मुझे दे देता। कभी मैं भी ऐसा ही करती। इस प्रकार दुनिया समाज से छिपकर मिलना कितना रोमांचक लगता था तब। धीरे धीरे हम एक दूसरे के निकट होते चले गए, एक दूसरे की धड़कन गिनने लगे, एक दूसरे के मनोभावों को बिना कहे ही समझने लगे, प्यार करने लगे हम एक दूसरे को। और एक दिन हम सारी सीमाएं तोड़ बैठे। भूल थी वह हमारी। दिनकर मुझसे विवाह करना चाहते थे और मैं भी, परंतु पिताजी ने इसे किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया, मेरे गर्भवती होने के बाद भी। क्या? चौंक उठा रवि। हाँ रवि जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसने सिर झुकाते हुए कहा। रति स्तब्ध रह गया था कुछ पल के लिए। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अब आपको ही मेरे भविष्य का निर्धारण करना है रवि जी। मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहती और ना ही आपको अंधेरे में रखना चाहती हूँ। बताइए, क्या करूँ मैं? केवल मेरे पिता की जिद के कारण ही आप इस समस्या में फंस गए हैं। अब आप ही। सरोज का गला भर आया। क्या दिनकर अभी भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है? रवि ने पूछा। नहीं जानती। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मुझसे क्यों किया? आप इसी शहर में हैं, उन्हें लगा होगा कि वह इतना अधिक दहेज दे देंगे तो आप चाहें तो वे आपको और भी अधिक धन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सरोज ने धीरे धीरे कहा। तुम्हारे पिताजी ने मुझे खरीदना चाहा? वह कैसे समझ बैठे कि दुनिया का हर शख्स बिकाऊ होता है? मैं मध्यम आय वर्ग का हूँ, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं हुआ कि मुझे कोई भी पैसों के बल पर अपने इशारों पर नचा सके। रवि का स्वर तेज हो गया। मैं परवश थी रवि जी। अब आप जो भी निर्णय देंगे मुझे स्वीकार होगा। यदि आप कहेंगे तो मैं अपने अजन्मे बच्चे के साथ कहीं भी चली जाऊंगी। लेकिन चुप रहो, सोचने दो मुझे। रवि ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। कितनी ही देर तक वह उसी अवस्था में बैठा रहा। बहुत देर बाद उसने सिर उठाया तो देखा सरोज वैसी ही बैठी हुई है, निशब्द, रो रही थी। मुझे दिनकर का पता बताओ, रवि ने कहा। सरोज ने बिना कुछ पूछे उसका पता बता दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सरोज, मैं कल ही बाहर जाऊंगा। तुम शांत रहकर मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना और हमारे बीच जो भी बातें हुई हैं इन्हें किसी और के कानों तक ना पहुंचने देना। समझ रही हो ना? जी। अब सो जाओ, सुबह होने में अधिक देर नहीं है, कहकर रवि ने चादर ओढ़ ली और आंखें बंद कर लीं। सरोज भी सोने का प्रयत्न करने लगी, परंतु नींद तो जैसे दुश्मनी किए बैठी थी। ऐसी अनिश्चित अवस्था में भला कोई चैन से सो भी कैसे सकता है? न जाने आने वाले दिन उसके जीवन को किस दशा में ले जाएंगे। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद रवि जरूरी काम से जा रहा हूँ कहकर घर से निकला तो पूरे 4 दिन बाद लौटा। ये 4 दिन सरोज ने जैसे कांटों पर सोकर बिताए। माँ बार बार पूछती, ऐसे अचानक रवि को क्या काम आ गया? कहकर गया होगा बहू, तुझसे तो कुछ कहकर गया होगा बहू। नहीं माँ जी, मुझसे भी कुछ नहीं बताया। सरोज ने उन्हें सांत्वना दे दी, लेकिन उसे स्वयं ही चैन नहीं था। पता नहीं उसके हृदय में कैसा द्वंद्व चल रहा था। पता नहीं कहाँ गया है रवि, क्या करने गया है, यह तो उसके लौटने पर ही पता चलेगा। तब तक ऐसे ही उसके प्राण सूली पर लटके रहेंगे। अपने मन की आशंकाएं वह कहे भी तो किससे? और फिर रवि का यह आदेश, किसी से कुछ ना कहना। सरोज ने उसी बात को आधार माना और घर में किसी से कुछ भी नहीं कहा। 4 दिन बाद रवि लौटा तो बहुत प्रसन्न था। काम हो गया? माँ ने पूछा। हाँ माँ, सब अच्छी तरह से हो गया। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सरोज के साथ कुछ दिनों घूम फिर आऊँ, रवि ने कहा तो माँ हंस दी। हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं, हनीमून पर? आप भी माँ। रवि उठकर अपने कमरे में चला गया, जहाँ बैठे सरोज उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सरोज, अपना सारा सामान पैक कर लो,
परसों हम सुबह ही देहरादून के लिए निकल रहे हैं। देहरादून? सरोज के स्वर में प्रश्न था। लेकिन और कुछ मत पूछो, जितना कह रहा वही करो। जी। सरोज निरुत्तर हो गई। एक दिन बाद रवि सरोज के साथ देहरादून के लिए निकल गया, जहाँ एक और आश्चर्य सरोज की प्रतीक्षा कर रहा था। स्टेशन पर ही उन्हें दिनकर मिल गया। सरोज ने प्रश्न भरी दृष्टि से रवि की ओर देखा, किंतु रवि ने बिना कुछ कहे ही आगे बढ़कर दिनकर का हाथ थाम लिया। रवि बोला, आओ आओ, ठीक समय पर आ गए हो। सब व्यवस्था देख ली है ना? जी, जैसा आपने कहा था सब व्यवस्थित है, उसने कहा। रवि उन दोनों के साथ सीधा वकील के घर पहुंचा। वहाँ कुछ आवश्यक प्रपत्र और हस्ताक्षर करवाने के बाद वह बोला, अब तुम दोनों पति पत्नी हो। विवाह की तिथि 1 माह पूर्व की है और इसी आधार पर मैं तुम्हें तलाक भी दे रहा हूँ। सब आपसी सहमति से हो गया। बाकी सब कुछ वकील साहब संभाल लेंगे। दिनकर, यहाँ के सबसे अच्छे होटल में तुम्हारे लिए 1 सप्ताह के लिए कमरा बुक है। जाओ, ऐश करो, नए जीवन की शुरुआत करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि मुस्कुराते हुए बोला। एक बात पूछनी है, दिनकर ने संकुचित भाव से पूछा। वह भी पूछ लो, रवि मुस्कुराया। यदि मैं सरोज से विवाह करने के लिए तैयार ना होता तो आप क्या करते? रवि पल भर के लिए खामोश हो गया। तब मैं स्वयं सरोज को उसकी भावी संतान सहित स्वीकार कर लेता। और समाज? सरोज के अधर थरथराए। समाज तो अंधा जानवर है, उसे जिस ओर घुमाकर खड़ा कर दो उसी ओर चलने लगेगा। मैं कह देता कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, प्यार करता हूँ और ये बच्चा मेरा ही है, तो यह समाज ही उसे स्वीकार कर लेता। वैसे भी समाज को भूलने की ज़बरदस्त बीमारी है। उसका अल्जाइमर लाइलाज हो चुका है। उसे सब कुछ भूल जाने की आदत है। यह तो हम हैं जो उसे बार बार भला बुरा याद कराते रहते हैं। अच्छा, ओके, विदा दोस्त। खुश तो हो ना? बहुत बहुत। आपका आशीष और स्नेह हमारे लिए अनमोल है सर। सरोज उसके चरणों पर झुक गई। हाँ हाँ, ये क्या करती हो सरोज, हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। मैंने केवल वही किया है जो एक मित्र से अपेक्षित है। जाओ, खुश रहो। और रवि पलटकर स्टेशन की ओर बढ़ गया।